नमस्कार दोस्तों जैसा कि मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया हुआ कि हर एक संडे एक कॉमन प्रैक्टिकल टॉपिक पे मैं वीडियो लाऊंगा। और दोस्तों आज का जो वीडियो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और आज की वीडियो में ये डिस्कस करने जा रहा हूँ कि सर, मैंने अकाउंटिंग के फील्ड में या एज ए अकाउंटेंट मैंने 2 साल काम कर लिया है, 3 साल कर लिया है, 4 साल कर लिया है, 5 साल कर लिया। मैं अपने करियर में ग्रोथ कैसे लाऊं, कैसे कंपनी स्विच करूं, कैसे इंटरव्यू की प्रिपरेशन करूं, कैसे इतने सालों में जो मैंने अपनी नॉलेज को कंसोलिडेट किया है, गैदर किया है, रखा है, बचाया है, मतलब सीखा है, इतनी सारी लर्निंग हुई है, उसको कैसे किसी के सामने एक्सप्लेन करूं। क्योंकि ये तो इतना सिंपल क्वेश्चन है नहीं। टेल मी अबाउट योर सेल्फ, जो भी भाई अपने बारे में बता दो, अपना नाम गांव जो भी है, जहाँ जहाँ रहते हो, जहाँ क्या कितनी पढ़ाई लिखाई की है। वो नहीं है ये कि आप रट के किसी को बता दो। दोस्तों ये है आपके 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल की मेहनत। और जब आप अपनी मेहनत को किसी को एक्सप्लेन करना है, और वो भी 2 से 3 मिनट में या 4 मिनट में या 5 मिनट में, तो आपको किस लेवल का कॉन्फिडेंस चाहिए। सपोज करो कि अगर आपने बहुत मेहनत की है, सब कुछ आता है, आप चीज़ों के बारे में बता सकते हैं किसी को, लेकिन जब आप बताने की, डिलीवर करने की बात आई, तो आप नहीं कर पाए एक्सप्लेन, या फिर नॉन स्टॉप अपनी चीज़ों को रख नहीं पाए किसी के सामने। तो दोस्तों बहुत सारी चीज़ों का ध्यान देना पड़ता है जब आप किसी अच्छी पोजीशन के लिए जा रहे हैं, या सीनियर अकाउंटेंट कह सकते हैं, डिप्यूटी अकाउंट मैनेजर, असिस्टेंट अकाउंट मैनेजर, सीनियर अकाउंट एग्जीक्यूटिव, जो भी है, पोजीशन का नाम अलग अलग हो सकता है। लेकिन आप सोच लो कि आपके पास 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस हो गया, 4 साल का हो गया, 5 साल का हो गया, 6 साल का, और इससे भी ज़्यादा है। तो आप कैसे करियर में ग्रोथ लाएंगे, जॉब में कैसे आगे बढ़ेंगे, कैसे कंपनी स्विच करें, कैसे इंटरव्यू की प्रिपरेशन करें, तो मैं आज की वीडियो में यही बताने जा रहा हूँ। मेरे एक छोटे भाई की क्वेरी है जिसका मैं आज सॉल्यूशन दूंगा। तो दोस्तों, और ये मेरे ऑफिस के कलीग की भी क्वेरी हो सकती है, मेरे दोस्तों में से किसी और आप लोगों की भी क्वेरी हो सकती है। तो आज मैं बेसिकली ये एक्सप्लेन करूंगा कि इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कैसे करें, और कैसे अपने काम को एक्सप्लेन करें, किस तरीके से पिचिंग करें, अपने वॉइस को किस तरीके से अच्छे तरीके से बताएं, यूज़ करें अपनी इस आवाज़ को, जो हमारे करियर में हेल्प करे। तो दोस्तों बिल्कुल एंड तक इस वीडियो को देखिए, और मैं कोशिश करूँगा अपना बेस्ट देने की, जो मैं टेक्निक्स अपनाता हूँ, जिसके बेस पे मैंने जो अपने इंटरव्यूज़ क्लियर किए हैं, या मैं जो इस मैनेजर की पोजीशन पे पहुंचा हूं, जो मुझे हेल्पफुल रही है, वो चीज़ें मैं शेयर करूंगा। तो दोस्तों सबसे पहला पॉइंट यही है कि इंटरव्यू प्रिपरेशन की टॉपिक पे आज डिस्कस करेंगे, और हाउ टू एक्सप्लेन अकाउंटिंग वर्क, अपने काम को एक्सप्लेन कैसे करें। अब सपोज कीजिए आप ये बोलते हैं, यार मैं AR का भी काम कर लेता हूँ, मैं AP का भी काम कर लेता हूँ। AR मतलब क्या है? अकाउंट्स रिसीवेबल, है ना? ओके जी। AP का भी काम कर लेता हूँ, अकाउंट्स पेबल। ओके। मैं तो जी टैक्सेशन का भी काम कर लेता हूँ। ओके जी, कैसे कि इनकम टैक्स, GST। वेरी गुड। और क्या कर लेते हो? यार मैं एक्सपोर्ट इंडस्ट्री की अगर मैं बात करूं, तो मैं डॉक्यूमेंटेशन के भी कई कई सारे काम जानता हूं कि भैया एक्सपोर्ट इंसेंटिव लेने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन है, इन्वॉइसिंग कैसे होती है, कैसे पेमेंट टर्म्स है, वो भी जानता हूं। अच्छा जी। और फाइनेंस का भी काम जानता हूं कि किस तरीके से बैंक से हमें वर्किंग कैपिटल लोन लेना पड़ता है, कैसे काम करते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। यार ऐसे ऐसे तो कैसे एक्सप्लेन करें, काम तो बहुत सारा हमने किया होता है, बहुत सारी नॉलेज हम ऑलरेडी ले चुके होते हैं, तो उस काम को एक्सप्लेन कैसे करें, है ना? क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है। तो दोस्तों शुरू करते हैं। जनरली क्या होता है, जब टेल मी अबाउट योर सेल्फ के आगे बढ़ते हैं, जब कोई आपसे वर्किंग के बारे में पूछता है कि हाँ जी बताइए आप क्या क्या कर लेते हैं, या फिर अपने बारे में बताइए, अपने काम के बारे में बताइए। अपने बारे में तो आपने बता दिया, काम की बात आएगी तो आप कैसे शुरू करें। तो मैं एक एग्जांपल देता हूँ। देखिए सबसे पहले तो आप बताइए कि सर मैं AR का काम कर लेता हूँ। ये AR का काम क्या है? तो सामने वाले को पूछने का मौका मत दीजिए कि वो आपसे पूछेगा अच्छा मुझे AR के बारे में बताइए। नहीं, सर मैं AR का काम कर लेता हूँ। AR मीन्स अकाउंट रिसीवेबल। ओके जी। ये अकाउंट रिसीवेबल में और कैसे एक्सप्लेन करें? सर अकाउंट रिसीवेबल का मतलब होता है कि मेरे पास पैसे कहाँ कहाँ से आएंगे, कंपनी के पास इनफ्लो ऑफ फंड, पैसे कहाँ कहाँ से आने हैं। तो पहला है कि सर डेटर्स से, अगर डोमेस्टिक है डोमेस्टिक डेटर्स हो सकते हैं, एक्सपोर्ट डेटर्स हो सकते हैं, जिनको अपने माल सप्लाई किया है तो उससे पैसा आने को हम बोलते हैं। तो डेटर्स क्या क्या काम कर लेते हो सर डेटर्स का? सर डेटर्स की मैं अकाउंटिंग करता हूँ, अच्छे से सेल रिकॉग्नाइज करता हूँ बुक्स में, ताकि हम उसकी जो एक्चुअल नेट सेल वैल्यू है वो निकाल सकें, और अच्छे से उसकी
पेमेंट की भी एंट्रीज को कंसिडर करता हूँ, पेमेंट की एडजस्टमेंट को करता हूँ, ताकि जिससे मुझे हेल्प हो जाती है आउटस्टैंडिंग निकालने में, आउटस्टैंडिंग अमाउंट निकालने में, जिससे मैं ये पता लगा सकता हूँ कि मुझे इस कस्टमर से कितना पैसा लेना है। ओके जी, ये तो डेटर्स की बात हो गई। सर अपार्ट फ्रॉम डेटर्स अकाउंट्स रिसीवेबल में और क्या आ जाता है? सर हमें गवर्नमेंट से भी पैसा लेना है, लेने की बात हो रही है, रिसीवेबल का काम मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अच्छा जी, गवर्नमेंट से कौन सा पैसा लेना होता है जी? गवर्नमेंट से अगर एक्सपोर्ट हम कर रहे हैं तो एक्सपोर्ट इंसेंटिव है, अगर एक्सपोर्ट ना भी करें तो सर गवर्नमेंट से हमें जीएसटी का इनपुट क्रेडिट लेना है, जीएसटी का रिफंड लेना है, इन सब पे काम कर लेता हूँ। अच्छा जी, कैसे कर लेते हो? सिंपल सी चीज़ है सर, अगर मैं जीएसटी रिफंड की बात करूँ, है ना, तो मैं उसके टैक्स का रिटर्न भर देता हूँ, GSTR 1 हो गया, GSTR 3 भी हो गया, GSTR रिफंड की एप्लीकेशन भर देता हूँ, इससे मेरा टैक्स का पूरा काम भी कवर हो जाएगा। ठीक है। अगर मैं और बात करूँ, डीबी के एक इंसेंटिव है एक्सपोर्ट इंडस्ट्री के लिए, लाइसेंस इंसेंटिव है इन एक्सपोर्ट इंडस्ट्री के लिए। सर मैं डीबीके का बहुत अच्छे से ध्यान रखता हूँ कि हर एक सेल पे कितना मेरा डीबीके है, और डीबीके का अमाउंट सही से कैलकुलेट हुआ है या नहीं हुआ है, इसके लिए मैं चेकलिस्ट देखता हूँ शिपिंग बिल का, और शिपिंग बिल की चेकलिस्ट से डीबीके का एक्चुअल सही कोड लिया है या नहीं लिया, ये भी मैं चेक करके अप्रूव करता हूँ, जिससे मेरा सही डीबीके अमाउंट क्लेम हो सके। तो आपने क्या किया, जीएसटी रिफंड के साथ साथ अपनी टैक्सेशन की नॉलेज शो कर दी है। डीबीके का साथ साथ आपने सिर्फ अकाउंटिंग की चीज़ें नहीं, आपने अकाउंटिंग से बढ़ के एक अलग स्टेप ले लिया और डॉक्यूमेंटेशन का काम भी एक्सप्लेन कर दिया कि आप इनवॉइसिंग के साथ साथ शिपिंग बिल की चेकलिस्ट भी चेक करते हैं, डीबीके का सही कोड लिया या नहीं लिया, ये भी देख लेते हैं। ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट लाइसेंस इंसेंटिव, जैसे कि अभी प्रेजेंटली ROS-CTL लाइसेंस चल रहा है एक्सपोर्ट इंडस्ट्री में, तो सर मैं उसमें ये देखता हूँ कि मेरे हर एक इन्वॉइसेस में जो ROS-CTL के लिए जो कोड है वो भी सही से लिया है या नहीं लिया, या फिर जो लाइसेंस मुझे अब मिलने जा रहा है वो लाइसेंस के लिए मैंने अप्लाई किया या नहीं किया। क्योंकि पहले तो क्या होता था कि सर लाइसेंस हम BRC लेने के बाद ही कर देते। BRC क्या है जी? पहले हम बैंक रियलाइजेशन सर्टिफिकेट में तो डेटर से पैसा आ गया, फिर बैंक में उसको पेपर डॉक्यूमेंट सबमिट करते थे, बैंक से फिर बैंक रियलाइजेशन सर्टिफिकेट ले लेते थे, उसके बाद लाइसेंस के लिए अप्लाई करना होता था, जैसे कि MEIS करते थे पहले। लेकिन सर अब आ गया ROS-CTL, अब हमें ये सब करने की जरूरत नहीं है। जैसे ही हमने शिपमेंट किया, जैसे डीबीके के लिए क्लेम कर लेते हैं, वैसे ही हम लाइसेंस के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, लेकिन जैसे कि सर जीएसटी उसमें नॉर्मली जो नियम है डीबीके है या फिर लाइसेंस के केस में भी, कि 9 महीने के अंदर अंदर एक शिपिंग बिल का पैसा आ जाना चाहिए, बीआरसी इशू हो जाना चाहिए। अगर नहीं होता है तो सर वो हमें आरबीआई से एक नोटिस से भेज सकते हैं, नहीं तो क्वेश्चन लिस्ट में आ जाएंगे हम सारे। इसीलिए हमारी पूरी कोशिश रहनी चाहिए कि 9 महीने के अंदर अंदर पेमेंट आ जाए और उसका बीआरसी भी इशू करा लें बैंक से। तो ये भी एक बहुत अच्छा काम एक्सप्लेन कर दिया आपने। अच्छा, आपको पता है कि बीआरसी की क्या इंपॉर्टेंस है। और सर अब अगर हम 9 महीने के अंदर नहीं कराते, लाइसेंस तो ऑलरेडी अवेल कर लिया है, ऐसे केस में हमें लाइसेंस सरेंडर करना पड़ जाएगा, इंटरेस्ट और पेनल्टी फाइन सब देना पड़ेगा। तो अब देखिए, आप नॉन स्टॉप अपने काम के बारे में बताते जा रहे हैं और अभी तक सिर्फ मैंने AR को ही एक्सप्लेन किया है। ठीक है, ओके जी। AR से आगे बढ़ते हैं AP की तरफ। AP का क्या होता है? अकाउंट्स पेबल। देना क्या है? पहले हम लेने की बात कर रहे थे, अब देने की बात करते हैं। सर जिनसे हमारे सप्लायर्स हैं, चाहे वो गुड्स के सप्लायर हैं या सर्विस के सप्लायर हैं, जिसको जनरली वेंडर बोल देते हैं, सर वेंडर के सही सारे के सारे इन्वॉइसिंग की सही रिकॉर्डिंग होनी चाहिए, है ना। और उसकी जो पेमेंट है वो उसकी एजिंग के हिसाब से भी, किसके साथ क्या पेमेंट टर्म्स है, 30 डेज, 45 डेज, 60 डेज, ताकि आपके सप्लायर भी खुश रहें और अपनी पेमेंट भी आप टाइमली अपने सप्लायर्स को कर पाएँ। तो इसके लिए सर मैं एजिंग रिपोर्ट तैयार कर लेता हूँ। अकाउंटिंग के साथ साथ मैं एजिंग रिपोर्ट पे भी वर्क करता हूँ, ताकि मुझे पता लग जाए कि मुझे किस किस को कितना कितना देना है। और अपनी एक पेमेंट भी एक ऐसी चीज़ है जिससे कंपनी की रेपुटेशन बनती है और बिगड़ती भी है। तो सही है जी, आप सप्लायर की पेमेंट देख लेते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट सर पेबल में ये भी आ जाता है कि अगर हमारे पास बैंक का कोई लोन चल रहा है तो उसके लोन की EMI कभी भी बाउंस नहीं होनी चाहिए। इससे कंपनी की जो सिविल रिपोर्ट है, कंपनी की रेपुटेशन की बात है, वो ख़राब हो जाएगी। तो इसलिए EMI बिल्कुल टाइम पे रहे, EMI की मेरे पास शेड्यूल होनी चाहिए, जिससे मैं सारे चार्ट बना लूँगा। तो ये बैंक को कितना मुझे देना है, ओके जी। अपार्ट फ्रॉम बैंक और क्या है सर? और जी हमारे गवर्नमेंट को क्या क्या देना है? गवर्नमेंट को भी अगर कुछ देना है तो वो भी टाइमली हो जाए सर। अच्छा, गवर्नमेंट को क्या देंगे? सर गवर्नमेंट को हमें TDS देना है। तो आपको पता होना चाहिए TDS के प्रोविज़न की, हाँ जी 7 तारीख से पहले पहले TDS जमा कर देने चाहिए। और नहीं करते हैं तो मतलब अगले ही दिन से आपको 2 महीने का इंटरेस्ट लग जाएगा। तो ये कितना बड़ा लॉस हो सकता है ना कंपनी को। तो इसीलिए तो आपको हायर कर रहे हैं, आपके जैसे प्रोफेशनल की ज़रूरत है अच्छी अच्छी कंपनी को, और अच्छे लोगों की बहुत ज़रूरत है।
ठीक है सर, टीडीएस का टाइमली पेमेंट कर देंगे और टीडीएस का सर रिटर्न भी हम टाइमली फाइल कर देंगे, ताकि अगर हमने किसी का टीडीएस काटा है तो सामने वाले बंदे को क्रेडिट मिल जाएगा रिटर्न में, अगर उसके डाटा को सही दिखा देंगे तो ये भी बहुत अच्छा काम है। ओके सर, और हमें अगर जीएसटी पेबल है कि हर महीने पे GSTR 1 से हमारी आउटपुट लाइबिलिटी आ जाएगी, GSTR 3 में इनपुट सब आ जाता है और फिर नेट लाइबिलिटी आ जाती है कि भाई इतने का माल बेचा उस पर इतना GST है, इतने का खरीदा था उस पर इतना इनपुट है, जो हम ऑलरेडी दे चुके हैं, तो लेस करके जो नेट लाइबिलिटी है GST अगर देना बनता है तो सर वो दे देंगे। अगर हम एक्सपोर्ट इंडस्ट्री की बात करें तो ये देखना होगा कि सर अगर हम LUT को यूज़ करके अगर एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो हमें GST देने की ज़रूरत ही नहीं है, IGST देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लेटर ऑफ अंडरटेकिंग को हम यूज़ कर रहे हैं, तो हमारी तो GST की लाइबिलिटी कभी आएगी नहीं। तो जो इनपुट पार्ट रह गया उसका हम क्या करेंगे सर, उसका हम GST रिफंड फाइल कर देंगे और उससे हम रिफंड ले लेंगे। अदरवाइज दूसरा तरीका और भी है सर, विद द पेमेंट ऑफ IGST, हम इंडस्ट्री में ये भी प्रैक्टिस है कि विद द पेमेंट ऑफ IGST कर दो, आप IGST की पेमेंट के साथ फाइल करो, शिपिंग बिल में ही IGST मेंशन कर दो और IGST की आप पेमेंट कर दो, लेकिन बाद में रिफंड क्लेम कर लें। लेकिन सर जब पेमेंट करके रिफंड ही करना है तो फिर क्या अंतर है? देखो, जब पेमेंट करोगे तो IGST की वैसे तो एक्सपोर्ट पे 0 रेट है, लेकिन पेमेंट करते टाइम IGST नॉर्मली कैलकुलेट होगा और उस IGST की पेमेंट कहाँ से हो जाएगी? इनपुट से पेमेंट हो जाएगी, और फिर जो आपके पास शिपिंग बिल में जो शिप आ जाएगा IGST लिख के, वो IGST आपको रिफंड मिल जाएगा। तो देखो, टोटली आउटफ्लो फंड तो हुआ नहीं ना, IGST की पेमेंट आपने इनपुट से कर दिया और वही इनपुट अब हर एक शिपिंग बिल के फॉर्म में जैसे जैसे DBK आता जाएगा ऐसे ऐसे आपको शिपिंग बिल का IGST पार्ट भी रिफंड मिल जाएगा। तो सर ये एक तरीका है, तो ये भी आपने एक्सप्लेन कर दिया। AR हो गया, AP हो गया, और क्या कर लेते हैं जनाब? सर मैं और आपको बता दूं, मैं टैक्स का भी काम कर लेता हूँ। टैक्स में आपने थोड़ा सा बहुत पहले भी बता दिया है कि मैं सर TDS रिटर्न का काम कर लेता हूँ, सर GST रिटर्न का काम कर लेता हूँ, और एडवांस टैक्स की कंप्यूटेशन करके एडवांस टैक्स जमा कर देता हूँ। फिर इतना सर बहुत है टैक्स के बारे में। और अगर आप बोल सकते हैं सर मैं इनकम टैक्स रिटर्न भी फाइल कर लेता हूँ, क्योंकि इतना सारा हम काम कर चुके होते हैं ना, अलग अलग लेवल पे अलग अलग जगहों से चीज़ें सीख सीख के कि ये सब हम कर सकते हैं। तो आपने टैक्स के काम को एक्सप्लेन कर दिया। तो AR हो गया, AP हो गया और टैक्स हो गया। अभी भी आप रुके नहीं, क्योंकि आपने AR एक्सप्लेन कर दिया, AP को, कि सामने वाला बंदे को सुनने के लिए मजबूर करना होगा, और वो तभी सुनेगा आपकी बातें जब आप उसको क्वालिटी बातें बताओगे। ऐसे नहीं कि फालतू की बातें, सर मैं इनवॉइस बुक कर देता हूँ, सेल की एंट्री कर लेता हूँ, और ऐसे अगर ऐसे सोच सोच के बोलोगे ना तो सामने वाले के क्वेश्चन आने लग जाएंगे। तो अभी आपको पिच देना है, पिच करना है ना, अपने बारे में बताना है, अपने काम के बारे में बताना है। तो AR, AP और टैक्सेशन का काम ऑलरेडी आप बता चुके हो, ये आपकी ही फील्ड का है पूरा अकाउंटिंग। और साथ साथ आपने उसको डॉक्यूमेंटेशन का भी थोड़ा बहुत आइडिया दे दिया, इनवॉइसिंग, पैकिंग लिस्ट है ना, साथ में शिपिंग बिल की चेक लिस्ट, तो ये भी अच्छा रहा आपके लिए। फिर अब बात करते हैं AR, AP, AR, अब हो जाती है लाइजनिंग। ये लाइजनिंग क्या है? लाइजनिंग ये मेन रोल है, क्योंकि आप जिस पोजीशन के लिए जा रहे हैं उस पर ऐसा तो है नहीं कि गए अपने टेबल पे बैठे और अपनी पूरा दिन काम किया और घर निकल के आ गए, ऐसा तो है नहीं। लाइजनिंग मतलब ये कि आपको अपने CA, जो कंपनी का जो CA होगा, जो बैलेंस शीट साइन करेगा, उसकी रिक्वायरमेंट को भी पूरा करना, उससे कोऑर्डिनेशन है, उससे बात करनी होगी, उससे मिलना होगा, उसकी रिक्वायरमेंट को भी समझना होगा, उसके अगर वो ऑडिट कर रहा है आपके बुक्स ऑफ अकाउंट को तो उसकी क्या क्या लिस्ट डाउन उसने बताएं, उस पर भी काम करना होगा। सर मैं CA से कोऑर्डिनेट कर लेता हूँ। इंटरनल ऑडिटर है कंपनी में तो इंटरनल ऑडिटर के से कोऑर्डिनेट करना है ना। अगर कंपनी का लोन चल रहा है तो बैंक से कोऑर्डिनेट करना, और वैसे भी बैंक से तो आपको कोऑर्डिनेट करना ही है, बात तो करनी होगी BRC लाने के लिए। अगर इनवर्ड रियलाइजेशन हुआ है, ये भी आप देखते हैं, फॉरेन इनवर्ड रियलाइजेशन हुआ तो बैंक को कैसे हम डिस्पोजल के लिए मेल लिखते हैं कि भैया इसको मेरे करेंट अकाउंट में क्रेडिट कर दे, या अगर पैकिंग क्रेडिट का लोन है तो मेरे पैकिंग क्रेडिट से एडजस्ट कर दे, ताकि मैं नई पैकिंग क्रेडिट और ले सकूँ अपनी लिमिट अवेलेबिलिटी के अकॉर्डिंग। तो मैं अक्सर बैंक से कोऑर्डिनेट कर लेता हूँ। इसके अलावा सर PF, जनरली PF ESI के कंसल्टेंट होते हैं, तो वैसे तो हमें PF और ESI 15 तारीख से पहले जमा कर देनी चाहिए, तो उससे पहले सर मैं कंसल्टेंट से डिसाइड करके, कंसल्टेंट से बात करके सारा डाटा ले लेता हूँ। इस तरीके से मैं PF ESI से भी कंसल्ट कर लेता हूँ। कई बार GST डिपार्टमेंट से कोऑर्डिनेशन की बात आती है कि भाई डिपार्टमेंट को जाना है, GST डिपार्टमेंट से बात करनी है, तो सर मैं वो भी कर लेता हूँ। इस तरीके से क्या आपने अपने काम को एक्सप्लेन किया, वो भी स्टेप बाय स्टेप में। AR पैसा लाना है, AP पैसा देना है, टैक्सेशन कंपनी के लीगल कॉम्प्लायंस को देख लिया। चौथे में आप किसी से बात करने में घबराते नहीं है, क्योंकि बात करने में आप घबराओगे तो फिर कैसे आप बनोगे यार मैनेजर। तो मैनेजर बनने के लिए बात करने वाली क्वालिटी, अपनी बात किसी को समझाना, अपनी बात किसी के सामने रखने वाली बात तो होनी ही चाहिए एक मैनेजर के अंदर।
तो इतना सब कुछ आपने बता दिया, तो इसके बाद आप सामने वाले को अलाउ करो कि नाउ यू कैन आस्क मी एनी क्वेश्चन। तो अब सामने वाला आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, सामने वाला आपसे ये पूछ सकता है कि अच्छा ठीक है जी ये सब, हाँ इसमें एक और चीज़ ऐड कर सकते हो। अभी मैंने एक पार्ट छोड़ दिया, मैंने एआर तो बता दिया, एपी बता दिया, टैक्सेशन का काम बता दिया, लाइजनिंग का काम बता दिया, एक और पार्ट है वो भी बहुत मेजर पार्ट है, वो है MIS। ये MIS क्या है? वैसे तो इसको बोलते हैं मैनेजमेंट रिपोर्ट, लेकिन मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है ना, ऐसा रिपोर्ट जिससे मैनेजमेंट को इन्फॉर्मेशन मिले। भैया कोई मैनेजमेंट आपकी टैली को या फिर अदर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर जो आप यूज़ करते हैं वो तो चेक करेगा नहीं कि क्या डेबिट किया तुमने, क्या क्रेडिट किया, क्या ट्रायल बैलेंस है, क्या P&L है, क्या बैलेंस शीट है। आप ये भी बता सकते हो कि भाई ट्रायल बैलेंस मतलब प्रॉफिट एंड लॉस बना लेता हूँ, बैलेंस शीट बना लेता हूँ, ये बहुत सारी चीज़ें। अब मैं वो इसी पे आया हूँ, मैं रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर, ये मैं भूल गया था बताना, मैं वो भी बता देता हूँ। रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर में आप बता सकते हो कि सर मैं MIS पे काम कर लेता हूँ और फाइनेंशियल्स पे काम कर लेता हूँ, फाइनेंशियल्स में P&L और बैलेंस शीट बना लेता हूँ। ठीक है जी, अब बात करते हैं सर MIS, किस टाइप के MIS पे आप काम कर लेते हो। सर देखो MIS किसी भी चीज़ की हो सकती है, सेल MIS भी हो सकती है। सेल MIS एक तरीके से ऐसे रिपोर्ट की हाँ बता दो कि मुझे मेरा इस महीने में डोमेस्टिक सेल कितना हुआ है, एक्सपोर्ट सेल कितना हुआ है, डोमेस्टिक मेरे कौन से डेटर्स हैं, एक्सपोर्ट सेल में मेरे कौन से डेटर्स हैं, इसको मुझे कंपेयर करके दिखा दो कि पिछले साल में इसी पीरियड में क्या था। बेसिकली इन्फॉर्मेशन है। तो सेल MIS का मतलब आप समझ गए। अच्छा मुझे ये बता दो मुझे इस सारे सेल में किस वाले कस्टमर की सबसे ज़्यादा परसेंटेज है। तो एक रिक्वायर्ड फॉर्मेट जो मैनेजमेंट ही एडवाइस करती है कि मुझे ना इसके डाटा इस तरीके से दे दो, आप बस उसमें बना के दे दो, वही एक MIS रिपोर्ट कहलाती है। ओके जी, MIS में और भी चीज़ें हो सकती हैं, परचेज की MIS हो सकती है, DBK की MIS भी हो सकती है। DBK की क्या है कि भैया आपको इंसेंटिव लेना था, आपने कितना इंसेंटिव आज तक क्लेम किया नहीं, या क्लेम किया तो आपको मिला क्यों नहीं है, कितने पिछले साल वाले कितने DBK पेंडिंग है। तो MIS एक ऐसा रिपोर्ट है, आप MIS वर्ड सुन के घबराओ नहीं, आप ये जानो कि भैया MIS किस चीज़ की बनानी है यार। DBK इंसेंटिव की बनानी है, परचेज की बनानी है, सेल की बनानी है, बैंक के लोन की बनानी है, किसकी बनानी है। वैसे कॉमनली MIS को बोलते हैं, एक और है इसका तरीका बोलने का, या दूसरा लोग ट्रीट कर लेते हैं मंथली इनकम स्टेटमेंट। ठीक है जी, तो मंथली इनकम स्टेटमेंट भाई P&L अकाउंट, मंथली P&L बना दो, बन गई जी MIS। फॉर्मेट इसका अलग हो सकता है। तो कई बार क्या होता है सर, जब मंथली इनकम स्टेटमेंट बनाऊं तो मुझे अलग अलग चीज़ें लेनी पड़ती हैं, DBK का क्या पेंडिंग अमाउंट है, DBK का कितना रिसीव्ड है, पूरा तरीके से P&L ही तो है मंथली। और ये ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन वेरी करता है कि मैनेजमेंट क्या किस तरीके के फॉर्म में देखना चाहती है। तो मैं MIS हर एक टाइप के MIS पे सर मैं काम कर लेता हूँ। ओके जी, ये भी हो गया। फिर बैलेंस शीट का आपने एक्सप्लेन कर दिया, P&L का एक्सप्लेन कर दिया। अब इतना सब कुछ बोलने के बाद, इतना सब कुछ बताने के बाद, अब उस बंदे को मौका दीजिए कि वो आपसे कुछ पूछे। तो वो आपसे क्या पूछ सकता है? एक मैनेजर लेवल या एक सीनियर लेवल के बंदे से वो ये तो पूछेगा नहीं कि भैया TDS का मुझे रेट बता दो, प्रोफेशनल पे कितना है, कि कॉन्ट्रैक्टर पे कितना है। पूछ लेते हैं, बहुत आसान सवाल है सर, TDS पे तो प्रोफेशनल पे तो 10% है, कॉन्ट्रैक्टर पे तो 2% है, कॉन्ट्रैक्टर पे तो 1% है, कंपनी नॉन कंपनी, इस तरीके से। तो जो भी अब उसके सवाल आते हैं तो आप उसको पहले ध्यान से सुनो कि वो किस फॉर्म में बात कर रहा है, और फिर आप उसके जवाब को ऐसे नहीं, किताबी लैंग्वेज नहीं, आप किताबी नॉलेज नहीं, आप उसको अपने एक्सपीरियंस के बेस पे बोलो कि सर मैं जिस कंपनी में काम करता हूँ वहाँ तो इस चीज़ को ऐसे ट्रीट करते हैं, बस इसके शो करने के तरीके अलग अलग हैं, या इसको ट्रीट करने का तरीका अलग अलग है। आप अपनी कंपनी के बारे में बता सकते हो, मैं इस कंपनी में सर इस काम को ऐसे करता आया हूँ, इसको ऐसे भी किया जा सकता है। आप उसके हर एक क्वेश्चन को सुने। ये सब होने के बाद अब आप ये देखो, वो आपसे बहुत सारे ऐसे नॉर्मल क्वेश्चन पूछ सकता है कि भाई क्यों लास्ट कंपनी आप क्यों छोड़ना चाहते हो। तो सिंपल है यार, क्लियरली बात करो, कोई घुमा के बात मत करो। ग्रोथ के लिए हर किसी को ग्रोथ चाहिए, और वो ग्रोथ दो तरीके की है, ये ध्यान रखना। सर एक नॉलेज ग्रोथ है और एक इनकम ग्रोथ है, मुझे दोनों ही चाहिए। नॉलेज ग्रोथ इसलिए क्योंकि भाई प्रेजेंट कंपनी में एक लिमिटेशन हो चुकी है काम करते करते, एक उससे मैं आगे इसलिए बढ़ रहा हूँ ताकि मेरे पास और भी काम करने को मिले, और भी चीज़ें देखने को, एक और भी एरियाज़ को मैं एक्सप्लोर करूँ। वेरी गुड। एंड इनकम की सर मैं अभी प्रेजेंटली इस इनकम पे काम कर रहा हूँ, मेरी एक्सपेक्टेशन है कि मुझे इससे ज़्यादा मिले ताकि दोनों चीज़ें साइमल्टेनियसली मेरे बेनिफिशियल के लिए हो। ओके जी, तो आपको कोई और ग्रोथ दे देगा तो आप और चले जाओगे। सर एक बंदे का एक ट्रैक रिकॉर्ड भी होता है, आप देखिए कि मैंने एक कंपनी में 3 से 4 साल बिताया है, 4 से 5 साल, आई थिंक इतना टाइम बहुत है स्टेबिलिटी बताने के लिए कि वो बंदा कैसा है।
ठीक है। तो आप हर चीज़ को एकदम से काउंटर ना करते हुए उसका एक जवाब इस तरीके से दो ताकि आपकी पॉजिटिव एटीट्यूड सामने वाले को मिले, निगेटिव एटीट्यूड नहीं दिखना चाहिए। किसी सवाल का जवाब नहीं भी पता है, नहीं भी आता है आपको, वो काम आपने कभी नहीं किया, तो आप उसको ये शो करो कि भाई मुझे इतना सब आता है, फिर भी ये वो एरियाज़ हैं जो मुझे एक्सप्लोर करना बाकी है और मैं डेफिनेटली इसे कर लूँगा और मैं इस चीज़ के लिए बिल्कुल रेडी हूँ, क्योंकि जो लर्निंग नेचर है यही तो मेरा नेचर है। मतलब मेरी जो स्ट्रेंथ है वो यही तो है, लर्निंग तो ही मेरी स्ट्रेंथ है। इस तरीके से आप अपनी स्ट्रेंथ भी बता सकते हो। वीकनेस क्या है? वीकनेस ये है कि मैं कई बार मेरे साथ ऐसा हो जाता है कि जी एक टास्क मैं उठाता हूँ तो पहले सोचता हूँ किसी तरीके से वो फिनिश हो जाए, बट ऐसा नहीं है। मुझे अपने डिफरेंट टास्क को प्रायोरिटाइज करनी चाहिए ताकि मुझे, हाँ आज मुझे फर्स्ट 3 करना है, फर्स्ट 4 करना है, साइमल्टेनियसली 2 से 3 काम भी खत्म किए जा सकते हैं। मैं इस पर काम कर रहा हूँ और काफ़ी हद तक मैंने इस पर काम किया भी है। तो इस तरीके से आपने स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपनी पॉजिटिव एटीट्यूड, काम के बारे में सब कुछ बता दिया, तो उसको बंदे को एक्सप्लेन कर लेने दो। उसका सीए आपका इंटरव्यू ले सकता है, सीए थोड़े से टेक्निकल सवाल पूछ सकता है, जीएसटीआर 1 की ड्यू डेट बता दो, जीएसटीआर 3B की ड्यू डेट बता दो, 2A कैसे डाउनलोड करते हैं, 2A से कैसे रिकन्सिलेशन कराओगे, 2B क्या होता है। ये वो बंदा जो उसका प्रोफेशनल बंदा होगा ना, वो टेक्निकल सवाल करेगा। बट ये सारी चीज़ें जो आपने शुरू से एक्सप्लेन की हैं, वो यही बताती कि आपने काम बहुत अच्छे से किया है और आपको काम करना आता है। तो दोस्तों मेरी कोशिश जो मैं करता हूँ, या अभी भी मैं करता हूँ, जब मेरी मीटिंग होने वाली होती है, किसी मीटिंग में मेरे बॉस पूछ लेते हैं या फिर सामने वाला बंदा कोई भी पूछ सकता है, हायर मैनेजमेंट से कोई पूछ लेता है, हाँ जी अमित बताइए क्या चल रहा है, तो ये क्या चल रहा है, हाँ जी अमित बताइए इसके बारे में बताइए ऐसे कैसे। तो फिर जो बताने वाला जो फ्लो है ना, वो 2 से 3 मिनट आपका ऐसा एक नॉन स्टॉप चीज़ें होनी चाहिए कि सामने वाला सेटिस्फाइड हो जाए। अच्छा जैसे ही बोलने लग जाए, सर क्या चल रहा है, सोचने लग गए आप, तो भाई इसको यही नहीं पता क्या चल रहा है। पता है, सब पता है, यही कर रहा है सारा काम, लेकिन बता नहीं पा रहा है। तो ऐसे में ना बहुत नुकसान होता है। इसलिए प्लीज़ थोड़े से चालाक बनिए, थोड़े से एक्टिव बनिए और आपको जो आता है ना उसको बताना शुरू कीजिए, बताने की आदत लाइए। जितना आप बताएंगे, जितना एक्सप्लेन करेंगे अपने बारे में, उतना ही अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके लिए आएगी और आपका करियर बहुत ही अच्छे तरीके से जाएगा। और बिल्कुल दोस्तों, जब आप 2 से 3-4 साल का एक्सपीरियंस हो जाता है, 5 साल का हो जाता है, तो आप बिल्कुल ये मत सोचिए कि आपके पास कोई प्रोफेशनल डिग्री है या नहीं है। कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप एक प्रोफेशनल को कम्पीट करने के लायक बन जाते हैं। आप बल्कि उनसे आगे हो चुके होते हैं। अगर कोई प्रोफेशनल बहुत सारी किताबें पढ़ के आया है ना, तो आप उससे कई गुना चीज़ें काम कर चुके हो। कोई प्रोफेशनल आके ये बताता है ना 194J में प्रोफेशनल में 10% TDS करता है, तो आप ऑलरेडी अपने ऑफिस में 50 बिल पे TDS काट चुके हो। तो बिल करते टाइम आप TDS की एप्लीकेबिलिटी चेक कर लेते हैं, GST की एप्लीकेबिलिटी चेक करते हो। ये सारी चीज़ें हैं बताने के लिए, और आपने ये सब काम किया है। मैं 100% श्योर हूँ इस चीज़ को लेकर, क्योंकि मैंने इंडस्ट्री में देखा है ऐसे ऐसे लोग हैं 10 साल 15 साल का एक्सपीरियंस है और इतना काम उन्होंने किया हुआ है, इतना काम उनको आता है। बट प्रॉब्लम है कि वो एक्सप्लेन नहीं कर पाते, वो कॉन्फिडेंस उनके चेहरे पे, उनकी आंखों में नज़र नहीं आता है। तो बिल्कुल जब इंटरव्यू फेस करें ना, तो निडरता होनी चाहिए आपके चेहरे पे ना, वो आपकी आंखों में वो चीज़ हो कि अपने को कोई फ़र्क नहीं पड़ता ये जॉब नहीं मिली तो, लेकिन मैं बता के जाऊँगा मैं क्या हूँ, ठीक है ना, मैं कौन हूँ, मेरे पास क्या है। तो अपनी नॉलेज को ही तो बेचना है यार, हम कोई मशीन या इंफ्रास्ट्रक्चर तो लेके चल नहीं रहे, बिजनेस तो है नहीं कुछ ऐसा। तो आप कर क्या रहे हो, आप अपनी नॉलेज को सेल कर रहे हो। तो नॉलेज को सेल करने के लिए, अपने नॉलेज को बेचने के लिए आपको प्रेजेंटेबल होना ही पड़ेगा। अच्छे कपड़े, अच्छा लुक, ये सब मैटर करता है। ऐसा कुछ नहीं है, मैं ये नहीं बोलूँगा कि नहीं सिर्फ नॉलेज ही बहुत है, नहीं, अच्छे कपड़े भी होने चाहिए, अच्छे लुक भी होनी चाहिए, अच्छे तरीके से गेस्चर भी होना चाहिए, आपका बात करने का तरीका अच्छा होना चाहिए। आप किसी की बात को पहले सुने ध्यान से, वो क्या बोल रहा है, फिर अपना जवाब दें, किसी की बात को काटे नहीं। ये सारी चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन ये नोटिस की जाती हैं। और जब बंदा एक अच्छा एक्सपीरियंस्ड बंदा होता है, वो सारी चीज़ों पे ये काम कर चुका होता है। तो आई होप दोस्तों मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, और मैं अब क्वेरी लूँगा। अगर कोई क्वेरी है तो आप बताइए, कोई क्वेरी है तो मैं उस चीज़ पे एक्सप्लेन कर सकता हूँ, या फिर सफिशिएंट है इतना। हाँ जी बताइए। आई थिंक मेरे ख्याल से दोस्तों बेटर है ये तरीका, आप एक बार प्लीज़ ट्राई करके देखिएगा। और इंटरव्यू नहीं दे रहे ना, तो यार फिर भी इंटरव्यू दे दो, मतलब ट्राई करो। एक ऐसे कि भाई चलो ठीक है, जॉब तो सब कुछ सही चल रहा है, लेकिन एक बार ऐसे देखे तो सही, अपने आप की चेकिंग हो जाती है इस तरीके से ना। तो मैं तो हर एक साल में 2 से 3 अच्छी कंपनी में तो इंटरव्यू देता ही हूँ, चाहे मैं ज्वाइन करूँ ना करूँ, ताकि मुझे पता चले मेरी एक्चुअल में
मेरी वर्थ कितनी है। ऐसा तो नहीं कि मैं अपने आप को ज़्यादा ही ओवर एस्टिमेट करके चल रहा हूँ या फिर अंडर एस्टिमेट करके चल रहा हूँ, ये सब पता चलता रहता है ना। फिर अगर आपके अंदर ही थोड़ी सी अगर ईगो आ गई हो तो वो ख़त्म हो जाती है कि भाई ऐसा है, देख तू तो कुछ भी नहीं है, तुझे तो कुछ भी नहीं पता, सामने वाले की रिक्वायरमेंट क्या है पता चलता है। अपडेट होना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों मैं बस यही बोलूँगा, थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और प्लीज़ शेयर कीजिए अपने दोस्तों से। और बिल्कुल आप इस पर काम कर सकते हैं और देखिए बहुत सारी चेंजेस होंगी आपके करियर में। तो बहुत अच्छा लगा मुझे ये सारी चीज़ एक्सप्लेन करके। ऐसे ही मैं वीडियो बनाता रहूँगा और ऐसे ही कॉमन प्रैक्टिकल टॉपिक पे मैं डिस्कस करूँगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय फ्रेंड्स।